आई होप मैंने क्वेश्चन दिए थे ना कल, क्या पूछा? फॉरेन एक्सचेंज. हाँ, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? यू चेक. Why we need foreign exchange? ढूंढा नहीं ढूंढा तो क्या मिला? कुछ नहीं. ठीक, मैं नहीं बताऊंगा, कल तुम ही बताओगे जब पढ़ के हो तो मेरे को बता दो. विल डिस्कस. एनीवेज, एनी डाउट अप टिल नाउ व्हाटएवर वी स्टडीड, जितना हमने पेज नंबर 4 तक किया था? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी थॉट व्हिच यू वांट टू क्लैरिफाई? एनीथिंग? सिस्टम स्टार्ट થઈ ગઈ છે ને તમારી મગજની સવારની કે જે નથી? નો ડાઉટ. વેરી ગુડ. Now please come on page number 4, point number 1.3. What is GST? Understand? Each and every point I'll read and then we'll try to understand what exactly they are trying to explain here. The majority portion of the first chapter, somehow, somewhere, we have already discussed. So now we need to see that how it has been mentioned in your books, because ये पहला चैप्टर ऐसा है जो कहीं पे डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही है. और आप पूरा बुक देखोगे ना तो पूरे बुक के अंदर ना कहीं पे मैंने एक्सप्लेनेशन मेरा खुद का नहीं डाला है. अगर मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन में डाल दूं ना तो आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ ओनली टू दैट एक्सप्लेनेशन. तो ये जो पूरी बुक है, ये सारी बुक, पूरी बुक या पूरा जीएसटी जो हम पढ़ेंगे, आपको एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन एग्जम्पशन वाला चैप्टर जो है सबसे बड़ा, वो एग्जम्पशन मैंने सिर्फ किसी और बुक से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है. उसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस मैंने बेयर एक्ट फॉर्म में ही, रूल्स फॉर्म में ही सीधे ही ये बुक के अंदर रखे हुए हैं. सो हम क्या करेंगे, हमारा मेथोडोलॉजी पढ़ने का क्या होगा? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल रीड द बेयर एक्ट एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द बेयर एक्ट एंड द रूल्स. उसका मतलब कैसे हम समझे, क्या लिखा है और जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सके बेयर एक्ट को. वही हमारी मेथोडोलॉजी होगी रादर देन जस्ट रीडिंग एंड explanation. So I never understand the question answer format of law. I always understand only one method of understanding the law is reading the law itself. law को पढ़ो, उसको interpret करो, समझो और फिर अपना conclusion लेके आओ. वो conclusion possible है कि गलत हो सकता है, लेकिन initially 2-3 बार आप जब पढ़ोगे तब आपको लग सकता है कि ये conclusion मेरा गलत है, but that always is not going to happen. जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा you will have more better understanding about what exactly is the meaning of what has been written in black and white. Am I clear? So please come on page number 4, para 1.3. What is GST? Understand? I'm reading the first point. Goods and services tax means a tax on supply. So please have pen or pens in your hand. So whenever some important things comes or whenever some important point which I am discussing, you can underline, you can write down. और जिसने वैसे भी बुक ली हुई है ना, मैंने बोल के रखा हुआ है कि आप अपनी बुक पे अपना नाम लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आप जब भी फीस पे करोगे तब वो बुक कलेक्ट कर लो तो आप लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स टैक्स ऑन, now the important terminology comes, supply of goods or services or both. So now the first
sentence itself says that what is GST? GST is nothing but tax. So this is a tax. When they use the word tax, that means this is something which is levied on intangible. ड्यूटी वर्ड अगर यूज होता तो वो होता लेवी गुड्स के ऊपर ही. यहाँ पे क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. So tax is something on intangible. What is the intangible part? The intangible part is a value addition which we have made in such goods or services. What value addition? Value addition by way of adding a margin into it. So आपने जो margin add किया है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा. अब आप ये मार्जिन ऐड कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग करके भी या सिर्फ प्रॉफिट ऐड करके. इफ यू आर अ ट्रेडर तो आप सिर्फ प्रॉफिट ऐड करके भी ये मार्जिन ऐड कर सकते हो. सो बेसिकली दिस इज अ चेन ऑफ टैक्सेस स्टार्टिंग विथ एन इंसेप्शन गोइंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन. तब तक जितने भी टैक्स लगते हैं ये सारे यहां पे कवर हो जाते हैं. So goods and services tax means a tax on supply of goods or services or both. So understand, since last few lectures we were discussing about the charging event of excise, which was a manufacturing, charging event of VAT, that is an intrastate sale, charging event of CST, that is an interstate sale, charging event of service tax, that is a provision of service. So if you see the charging event of all three taxes मैं बोल रहा हूं एक्साइज, वैट, सीएसटी को कंबाइन करके एंड सर्विस टैक्स. तो चार्जिंग इवेंट ऑफ ऑल द टैक्सेस आर डिफरेंट which we are bringing to one level. So we cannot use the word manufacturing because manufacturing has a limitation that every stage पे manufacturing नहीं होता है. Sales they do not want to use because of certain reason which we are going to discuss. And then there is a service provision, so that would be restricted only to the term of services. So they don't want to use any of the past terminology which were used. So they are coming with a new terminology, and the terminology is a supply. Supply is much larger term as compared to the sales. Supply is much larger term as compared to manufacturing. So supply पे GST लगता है. किसके सप्लाई पे लगता है? सिर्फ सप्लाई पे नहीं लगता है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों पे GST लगता है. So what we need to understand in the future, not right now, we just need to understand right now is that GST किस पे लगता है. तो GST लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे. We need to understand what is the meaning of supply, which is coming in section 7. We need to understand what is the meaning of goods, which is there in section number 2. We also need to understand what is the meaning of services. That is also something which has been mentioned in section 2. So section 2 is the definition part. Different clauses of this section 2 covers the definition of different terminologies which has been used in this particular act. And we need to understand all of them. So one by one, we will understand each and every terminology, and then we'll try to understand in the future that whether the GST would be levied on a particular transaction or not. Understand, GST on a particular transaction would be levied only and only if the transaction turn out to be a supply. GST is not levied on a transaction. GST is levied on a transactions which turns out in a supply. So if a transaction does not qualify to be treated as a supply, then there is no question of levy of GST on such transaction. Hello, transaction is even a larger term as compared to the supply. So all transactions are not subject to GST. Only those transactions would be subject to GST which comply with the requirement of supply. So अगर वो transaction supply नहीं बन पाता है तो वो GST के परव्यू में आ ही नहीं सकता है. और सिर्फ सप्लाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, द सप्लाई हैज टू बी ऑफ गुड्स, सप्लाई हैज टू बी ऑफ सर्विसेज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज. So this GST is basically
goods and services tax means tax on supply of goods or a services or a both, except taxes on a supply of alcoholic liquor for a human consumption. क्यों? क्योंकि कम हमने डिस्कस किया था ना कल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, that would be subject to only GST, not GST, only state levy. So whether it is an excise or whether it is a VAT, all the taxes on an alcoholic liquor for human consumption would be covered in what? It would be covered in a state level taxes, not in a purview of GST. So alcoholic liquor for human consumption is never going to come in a GST purview. And that is something which is coming from this article 366, clause 12 capital A of the Constitution of India. This is an article which says that alcoholic liquor for human consumption is not subject to GST, would be always subject to the state level taxes. Fine. Now, this is something which I just wanted to tell you. In a Gujarat, because of Gandhiji, so Gujarat is a dry state. So legally we cannot buy and sell alcoholic liquor for human consumption. Legally. So, please understand, there is a huge revenue loss to Gujarat. I'm not just thinking point of view, see, whether drinking is right or wrong, I'm not going into that. I am just talking about whether the state government would be able to earn out of this or not. And understand, whether it's in tobacco or whether it is a alcoholic liquor for human consumption, this sort of things are never going to become cheap. Day by day, it is going to become costly. Every year in a budget, they come up with certain new levies on this sort of things, like tobacco and alcoholic liquor for human consumption. So there was a huge revenue loss to Gujarat government. That is one of the reason, or I'll say that was one of the reason, that earlier Gujarat was charging VAT with some additional VAT also. So पहले जब VAT था गुजरात में, तो VAT का अगर रेट 5% है किसी प्रोडक्ट का, तो उस पे VAT लगता था 5% VAT and 1% additional VAT. अगर किसी गुड्स का VAT का रेट होता था 12.5%, so that basic value added tax and additional value added tax 2.5%. So that additional tax was payable on the goods. कब बात कर रहा हूं मैं? I'm talking about an earlier regime जब VAT था, और या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी जो स्टेट के अंदर कवर होते हैं, वहां पे भी एडिशनल टैक्स का कॉन्सेप्ट था. One of the reason, it's not the only reason. One of the reason is this alcoholic liquor for human consumption, because Gujarat government do not have any such revenue. Gujarat government do not have any such revenue which is coming out of alcoholic liquor for human consumption. So if the state like Maharashtra, Rajasthan or an MP, which are kind of a nearby state to Gujarat, they would be having a major source of revenue out of this, and Gujarat do not have such revenue. Still Gujarat is a developed state, so they need a revenue for it. So therefore they used to charge additional tax in a VAT regime. Fine. So that was the first point. The second point is GST is value added tax levy on sale or services, not sale. It is, please change it to goods or services or both. So GST is value added tax levied on goods, services or both. So that is what exactly we discussed. How it is being levied on goods and services, because intangible पे तो किसका राइट है, मैंने बोला था intangible पे टैक्स लगाने का राइट किसका है, immovable पे टैक्स लगाने का राइट किसका है, स्टेट गवर्नमेंट, बाय वे ऑफ दैट स्टैम्प ड्यूटी.
सी आप देखो स्टैम्प ड्यूटी में तो अगर हो क्या रहा है, जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसके 6% आपको स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ ट्रांजेक्शन टैक्स. सो ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल इज हैपनिंग ऑफ 1 crore, देन यू नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 6 lakh. सो वो ट्रांजेक्शन पे ही टैक्स लगता है. आप जितनी बार बेचोगे उतनी बार वो लगता ही जाएगा. फाइन. बट इमूवेबल are covered under the state level taxes. Therefore, what is left out is goods and services. Goods something which is movable. Immovable पे state है. Alcoholic liquor for human consumption के लिए भी सिर्फ state ही लेवी करेगा. Next, GST is a destination based consumption tax. I think I have explained it much larger explanation के साथ मैंने इसको explain कर दिया इसको. So I'm not repeating myself. Destination based consumption tax. What is the meaning of it? What is the meaning of it? Can anyone explain with an example? What is this destination based consumption tax? This is the core heart of the GST. What do you mean by destination based consumption tax? You need to participate. Yes, please. जो स्टेट में गुड्स कंज्यूम होते हैं वहां पे ही वो टैक्स जाना चाहिए. Very good. Give me an example. Goods are sold from Gujarat to Pune. तो जहाँ पे वो पुणे में जहाँ पे कंज्यूम होते हैं वहीं पे वो स्टेट गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलना चाहिए. Exactly. See, which was not happening earlier. CST was collected by originating state, not destination state, and that is what we need to change. And that is how it is known as destination based. So wherever these goods are going, tax is going along with it. So if you consider the pen as a goods, then this is a tax which is always attached with the goods and it will go along with the goods wherever goods are going. And when I say wherever, that means a state. In whatever state these goods are going or in whatever state the services are going, the tax will flow to that particular state. तो गुड्स तो है जिसके ऊपर बैठ के जाएगा, ये सर्विस इसमें कहां पे बैठेगा? इनवॉइस पे. जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. तो जहां जहां इनवॉइस, हर बार ऐसा नहीं होता है, जहां जहां कंजम्पशन हो रहा है, जहां जहां डेस्टिनेशन है, वहां वहां जाएगा टैक्स. ओरिजिनेटिंग पॉइंट से टैक्सेस अब कलेक्ट नहीं होंगे, डेस्टिनेशन पे जाएंगे. और कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? हु वुड बी द अल्टीमेट barrier of the tax would be the final consumer. The one who will consume more will pay more. The final consumer would require to pay GST. Fine. So that is nothing but your destination based consumption tax. GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit. What is the meaning of this? मैंने ये भी explain किया था आपको. हाँ? बड़ौदा से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के वाले के पास ये गुड्स गए इन द नेम ऑफ CGST SGST. अहमदाबाद वाले ने ये CGST SGST की क्रेडिट ले ली, ITC ले ली. फिर अहमदाबाद वाले ने गुड्स बेचे बॉम्बे वाले को, चार्ज किया IGST. तो ये IGST का पेमेंट करने के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल ना. देयर इज एन A ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद, Mumbai, Pune. Fine. So how the transaction is happening in this particular case? यहां पे लगा क्या? C plus S. मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा. हाँ, यहाँ पे क्या लगा है? C plus S. तो ये भाई साहब को क्रेडिट किसका मिला? C और S का क्रेडिट मिला. अभी यहाँ पे क्या चार्ज होगा? IGST. Now, what is going to happen? Please understand. C will pay to B full amount of IGST. B will pay to government. B will pay to the government. लेकिन ये जब गवर्नमेंट को पे करेगा क्या? IGST. तो ये पेमेंट करने के लिए he can use C plus S. He can use
C plus S. So for example, in this particular transaction, if the transaction is of 10,000, 1,000, 1,000. So this is the value. This is CGST, this is an SGST. Total comes to 11,000. ये अगर पहला transaction है, I hope you can see. If this is the first transaction, तो B को कितना ITC मिलेगा? 1000 CGST का मिलेगा and 1000 SGST का मिलेगा. अगर ये सेकंड वाले ट्रांजैक्शन पे IGST की पेमेंट लायबिलिटी फॉर एग्जांपल कम्स टू 2200 की लायबिलिटी अगर आती है तो ये सामने वाले से 2200 तो कैश में ही कलेक्ट करेगा. सी ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं तेरे पास ITC है ना तो उतना मैं तुझे टैक्स का पैसा कम दूंगा. नो. It is a transaction driven tax. So C will pay full amount of tax, obviously along with the value of goods. So C will pay how much? Full 2200 to B. Now B is a trustee who is collecting a tax on the behalf of government. Understand what is a registration? You must have heard that you can charge a tax only and only if you are registered. If you are not registered, then you cannot charge the tax. So what is the meaning of this registration? Registration is nothing but a kind of an authority letter given by the government. What kind of an authority letter? Now the authority is there that you are a person on whom we are putting a trust that you can collect money for us on our behalf in the name of tax. Are you getting it or not? So if I'm not registered in a GST, can I charge a tax? Can I charge a GST? No. Why? Because I am not a kind of person to whom that right has been given by the government. So registration is nothing but a kind of an extended right of the government which has been given to such registered person to charge tax, to collect the tax, keep with yourself and then on a due date give it to us. Are you getting? So you must have heard कि अगर आप टैक्स को टाइम पे पे नहीं करते हो गवर्नमेंट को, ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा ना इनकम टैक्स में भी अगर आप इनकम टैक्स टाइम पे पे नहीं करते हो तो इंटरेस्ट कितना होता है? 18%. जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, पे नहीं किया, इंटरेस्ट कितना होता है? 18%. लेकिन व्हेन यू नीड टू टेक रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट दे वुड बी चार्जिंग, और रिफंड अगर टाइम पे नहीं मिला आपको तो वो लोग इंटरेस्ट कितना देते हैं? 6%. दे आर कलेक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%. दे आर गिविंग इंटरेस्ट 6%. व्हाई दिस इज अ गैप? द गैप इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. प्लीज अंडरस्टैंड. आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या, अभी रजिस्ट्रेशन कराया मतलब क्या कि नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन अ राइट टू यू टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ देम. वो पैसा आपने कलेक्ट कर लिया, अब आप पैसा नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी. क्यों कुछ नहीं कर पाएगी? क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई थी क्या? हेलो, नहीं ना, वो थोड़ी करते हैं. या फिर कोई सिक्योरिटी दी थी क्या? नहीं दी थी. वैसे ही सिर्फ आपके एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ दिए, बैंक अकाउंट डिटेल दी, आप कहाँ पे बिजनेस करने वाले हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे करने वाले हो, वो आइडेंटिफाई किया, हु वुड बी द ऑथराइज्ड पर्सन, वो आइडेंटिफाई किया, रजिस्ट्रेशन ले लिया. गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी, कोई डिपॉजिट आपसे नहीं लिया. And then you are collecting money on the behalf of government, and then you are not paying to the government. What is this? This is nothing but unsecured loan. ये क्या हो रहा है? Unsecured loan हो रहा है ना? So it's very much similar to using a credit card. When you are using a credit card, then within certain number of days, तो वो हर एक क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड होता है. नॉर्मली वो 55 to 60 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो बैंक को तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है. उसके बाद अगर करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, which can go up to 36%. Why? Because it is an unsecured loan which has been given to you. So similarly, in case of taxes also, when you are taking a registration, this registration gives an extended right to you
that now you can collect money on our behalf and then you can pay later on once in a month. तब तक की आपको छूट मिल रही है, महीने में एक बार, हर रोज नहीं, बिकॉज आप जरा सोचो कि टैक्स लगता है हर एक ट्रांजेक्शन पे. हेलो, अभी हर एक ट्रांजेक्शन पे अगर आपको टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को, तो कितने ट्रांजेक्शन बैंक में बढ़ेंगे? जितने ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं उतनी कॉस्ट होती है. सो आप महीने में एक बार 10 करोड़ पे करो, या फिर हर रोज 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए पे, कितने ट्रांजेक्शन, उसको रिकंसाइल करना. सो दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट, दैट विल इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर एन एसएससी ऑल्सो. सो देयरफॉर फॉर अ सिंप्लिसिटी उन्होंने क्या बोला कि हाँ टैक्स लगेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे, लेकिन आपको महीने में एक ही बार पे करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि यार फिर लोग टैक्स नहीं पे करेंगे. सो इट्स बेटर कि भाई महीने में एक बार टैक्स पे कराओ, और वो भी सफिशिएंट टाइम दो कि पूरे महीने के ट्रांजैक्शन आप इकट्ठा करो, नेक्स्ट महीने की 20 तारीख तक टैक्स पे करो, कोई दिक्कत नहीं, 20 तारीख तक आप रखो. तो जितने टाइम हम टैक्स कलेक्ट करके हमारे पास रखते हैं तब तक तो हम वो यूज कर ही सकते हैं ना. तो एक महीने के 30 डेज एंड 20 एक्स्ट्रा डेज, तो ये क्रेडिट कार्ड जैसा ही हो गया, वहां पे 50 दिन के बाद पेमेंट करना होता है. आर यू गेटिंग? लेकिन अब फिर पेमेंट नहीं करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा 18%. क्यों? क्योंकि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी. सो दैट इज एज गुड एज अनसिक्योर्ड लोन. देयरफॉर द टैक्सेस आर बीइंग लेविड एट द रेट ऑफ 18% एंड इन सम केस इट इज आल्सो गोइंग अप टू 24%. जबकि अगर आप गवर्नमेंट से पैसा लेना है तो इट्स वेरी मच सिमिलर टू गवर्नमेंट बॉन्ड. देयर इज नो अनसिक्योरिटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट पे, ऐसा वो समझते हैं. हाँ, हम रिफंड लेने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां ज्यादा अनसिक्योर होता है, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट, आप किसी बैंक में एफडी रखो या आरबीआई के बॉन्ड खरीदो, विच इज मोर सेफ, आरबीआई के बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदो, तो वहां मैच्योरिटी में पैसे नहीं मिलेंगे, उसके चांसेस बहुत कम होता है. येस बैंक में अगर आपने एफडी रखी थी पहले, तो देन यू हैव अ डाउट इन योर माइंड कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा. सो अभी पैसा बैंक में भी सेफ नहीं, तो कहाँ रखे हम? अरे गेटिंग? कैश रखते हो तो मोदी जी नोट बदल देते हैं. गोल्ड के लिए भी रूल आने वाला है बहुत अभी नजदीक के पीरियड में, दैट अ पर्सन कैन होल्ड गोल्ड ओनली अप टू सर्टेन वैल्यू, उसके बियॉन्ड नहीं. बेनामी प्रॉपर्टी में भी आप नहीं रख सकते, उसके लिए भी लॉ आ चुका है. सो डे बाय डे इफ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग योर इनकम राइटली, नो, देन यू आर गोना बी इन अ ट्रबल. सिटीजन की बात हो रही है, दूसरों की नहीं. हाँ, हम लोगों को दिक्कत है, अमित शाह साहब को नहीं दिक्कत है. क्या क्या मानते हो इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी? हाँ, छोड़ो, वो टॉपिक पे नहीं जाना है. भूल जाता हूँ ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ऐसा. नाउ अंडरस्टैंड द टैक्स ऑफ 1000 CGST, SGST both have been collected by A first, for which B has availed a credit. B have further supplied this, on which he has charged IGST 2200. उसने पूरा 2200 C से कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को पे करना है 2200. लेकिन ये जब गवर्नमेंट को 2200 पे करने जा रहा है, तब उसने देखा कि भाई मैंने ऑलरेडी मेरे परचेज के टाइम पे 1000 पे कर दिया था, सो नाउ आई विल नॉट पे 2200. सो ये 2200 में से 1000 CGST, 1000 SGST दोनों में डिडक्ट कर दूंगा. आई विल पे गवर्नमेंट ओनली 200 इन कैश, जबकि मैंने पूरे 2200 कैश में ही कलेक्ट किए हैं सी से. आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बी ने ऑलरेडी ये 2000 कैश में ही पे किए थे ए को. ये जो कैश में पे किए थे ए को, अब उसकी क्रेडिट लेके उसको वो सेट ऑफ कर रहा है. दैट्स इट. सी की सिचुएशन क्या आएगी कि भाई अब ये कितनी आईटीसी ले सकता है, तो ये 2200 की आईटीसी ले सकता है. किसकी आईटीसी है? ये है आईटीसी आईजीएसटी की. उसने जो फर्दर सप्लाई किया वो लोकल सप्लाई हो रहा है, C+S लगेगा बिकॉज इट इज इन इंट्रा महाराष्ट्र. तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? CGST एंड SGST महाराष्ट्र. फॉर एग्जाम्पल, ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इफ द टैक्स पेबल इज 2500, सो जब ये 2500 डी ने पे किए हैं सी को, एंड सी विल पे टू द गवर्नमेंट,
तो ये 2500 पे करने के लिए ये क्या करेगा, आई हैव ऑलरेडी पेड 2500 इन द टर्म्स ऑफ 1250 C प्लस एस। सो ये 2500 पे करने के लिए ये बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी IGST की क्रेडिट है 2200 की, उसको मैं सेट ऑफ कर रहा हूं एंड आई पे 300 इन अ कैश टू गवर्नमेंट। तो आप सोचो कि यहां पे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, देयर इज नो लॉस व्हिच इज हैपनिंग। गवर्नमेंट के पास चलो इस पे टैक्स कितना, टोटल कितना टैक्स लगा ये ट्रांजैक्शन पे, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। सी डी इज अ फाइनल कंज्यूमर, ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ ए से, फाइनल कंजम्पशन किसने किया, डी ने किया। तो ये ट्रांजैक्शन पे टोटल टैक्स कितना पे हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन पे टोटल टैक्स पे हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन पे टैक्स कितना पे हुआ 2500 टैक्स पे हुआ। तो हमें वो देखना है कि गवर्नमेंट के पास कैश में 2500 गए या नहीं गए। कैसे चेक कर सकते हैं, ये तो पहले जो था वो पूरा कैश में ही गया था, इसके पास ITC नहीं है, वो मान के चल रहा है, हाँ पहले ट्रांजैक्शन है। तो ये कैश में पैसा गया गवर्नमेंट के पास, कितना है ये 2000। उसके बाद ये भी कैश में गया 2200 हुए। उसके बाद ये 300 कैश में गवर्नमेंट को मिला, 2200 प्लस 300, टोटल गवर्नमेंट को कैश कितना मिल गया 2500, पूरा कैश में गवर्नमेंट को मिला ये। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा करने का रीजन क्या है, क्यों इस तरीके से हम टैक्स लगाते हैं, क्योंकि we need to charge tax on every value addition. So if there is no value addition, please understand, if there is no value addition, then effectively there won't be any tax. कैसे? अगर ये ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे 2200 की जगह पे 2000 का ही टैक्स होता तो गवर्नमेंट को कुछ मिलता कैश में। तो अगेन if there is a value addition, then only the tax will flow to the government. If there is no value addition, government will not get anything. Meaning thereby if you are selling at loss, तो वो ट्रांजैक्शन पे टैक्स चार्ज हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को उतना कम मिलेगा। Getting it? Sure? Confirm? So this is what we need to understand, that how the tax is changing its color. And there is a continuous chain of ITC which is flowing from A going up to D. D is the final consumer. तो ये effective 2500 का burden किस पे है, D पे है, क्योंकि अब D इसकी ITC नहीं ले पाएगा। D won't be able to avail the ITC of this 2500. Am I clear or not? Confirm. So this is what this point is saying, that the GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit. Continuous chain of tax credit. Fine. Then GST where burden borne by the final consumer. So they are talking about D now. So D is the person who is consuming, so he won't be able to avail an ITC. He won't be able to avail an ITC and he has to bear the effect of it. Then GST eliminate the cascading effect of the tax. क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, CST में क्रेडिट नहीं मिल रहा था तो therefore it is going to become your cost. CST में क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो क्या होता है, आपका कॉस्ट होता है। तो एक चीज मुझे समझाओ, मैं ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, उसकी आपको मुझे अकाउंटिंग एंट्री बोलनी है और मैं आप बोल नहीं रहे हो, मैं पूछता हूं तो फिर मुझे अभी स्वीकार करना पड़ेगा, किसी को पूछना पड़ेगा। सो इफ समवन वांट टू वॉलंटरीली स्पीक देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो भी मुझे पूछना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग एन आंसर देन देयर इज अ फाइन ऑफ 100 रुपीज। गलत बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलना है। यहाँ पे ना ये मैं मुरारी बापू नहीं हूँ जो सुबह आके कथा कर रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो। You have to participate. Fine. So I am telling you the question. You need to tell me an accounting entry and the posting. Posting मतलब ये कहाँ पे जाएगा? P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? Understand? There is a purchase of 10,000. Value of goods is a 10,000. हम goods खरीद रहे हैं 10,000 के, जिसके ऊपर CGST हमने पे किया 1,000, SGST हमने पे किया है 1,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 11,000। ये परचेज का अकाउंटिंग एंट्री मुझे बताओ।
परचेज का अकाउंटिंग एंट्री मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग एंट्री आएगा इसका? रेज जो है, ओनली वन पर्सन विल स्पीक, या प्लीज तू बोल तो ना। हाँ, Purchase account debit to creditors. पर अमाउंट 11,000. टू, अरे हाँ, इट्स फाइन इफ यू कैन अज्यूम दैट इट्स अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, आई एम नॉट कंसर्न विथ इट। परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 11,000 टू, Bank. okay fine, so it's a cash purchase. Anyone having a difference of opinion here? What is an accounting entry? Purchase account debit 11,000 to bank account. Wonderful. Wonderful. Purchase account debit 10,000, CGST 1,000, SGST 1,000 to credit. Two creditors or two bank. Okay. Who is right? She is right or she is right, or she means three people. What is the right entry out of this two? Which entry is right out of this two? अभी दो ही ऑप्शन है, अभी तीसरा कुछ नया बनाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, ओके। बहुमत मिल रही है आपको धीरे धीरे करके। Who is right? She is right. Good. You are losing. Second. Second. Understand? Please understand. I can understand that this is how we have been taught, no? So initially the chances of committing an error would be quite a bit high. लेकिन अब purchase जब 11,000 से बुक कर रहे हो, purchase कहाँ पे जाएगा? Expense होगा ना वो? There is no stock for example. Expense हो गया वो? Credit का मतलब क्या होता है? Right to receive. वो तो आया ही नहीं कहीं पे, पूरा आपने ये दोनों पे एक्सपेंस आउट कर दिया, पूरा 11,000 आपने एक्सपेंस आउट कर दिया ना। एक्सपेंस पे कितना जाना चाहिए? गुड्स का वैल्यू कितना है? ये गुड्स का वैल्यू क्या? नहीं। द मोमेंट यू आर नॉट सेग्रीगेटिंग ए टैक्स इन ए ट्रांजेक्शन, इट गोज इनटू द परचेज। तो अगर 11,000 सीधा परचेज में डाल दिया तो पूरा एक्सपेंस आउट हो गया वो, तो आईटीसी तो मिली ही नहीं। कहाँ लिया आपने आईटीसी? लिया आपने, तो फिर आगे सेट ऑफ करोगे तब कहां से लाओगे आईटीसी? बैलेंस होगा तो यूटिलाइज करोगे ना पेटीएम में। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो आपने रिचार्ज किया लेकिन किसी और नंबर पे कर दिया, खर्चा ही हो गया वो सीधा। सो परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10,000. वेयर इट गोस? P&L. CGST account debit how much? 1,000. Where it goes? Current asset. Are you getting it? Current asset 1,000 CGST. SGST 1,000. Where it goes? Current asset 1,000. To creditor or a bank 11,000. And this 1,000 which is going as a receivable, later on you are going to use that. So that is the money which you have already deposited in the name of CGST and SGST, which you can use later on. Right to receive you are creating. If you are not creating right to receive, this is one of the requirement of an ITC provision also. कि या तो आप उसको एक्सपेंस आउट करो या आईटीसी लो, दोनों नहीं मिल सकते हैं। आपने एक्सपेंस आउट किया मतलब क्या? आप इनकम टैक्स में उसको क्लेम करोगे, फिर अभी तो आप इनकम टैक्स में भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, जीएसटी में आईटीसी ले रहे हो, दो बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल। Therefore, if you want to avail an ITC or if you are eligible to avail an ITC on the transaction, then you have to split at an entry level itself. Whenever goods you are purchasing, your entry has to be maybe goods, maybe service,
So goods account debit or a service account debit, CGST, SGST or IGST to creditor or bank. Every transaction has to be splitted in this way. If you want to avail ITC, if ITC is either not available because it's ineligible or you don't want to avail, then you can book the total 11,000 in a purchase or in an expense. If it is a services, then it is an expense. Am I clear on this? Sure? Fine. So this is how I was trying to explain the cascading effect. अभी आपने ना 11,000 सीधा purchase में डाल दिया, मतलब tax is an expense. When the tax is an expense, it is going to create cascading effect. Yes, please. Transaction between unregistered person and registered person, then what will be the effect of tax? किस पे इफेक्ट किस पे चाहिए? Unregistered person अगर registered person को goods sell करता है, Unregistered person अगर registered person को goods there is no tax on that. no tax on that, Obviously. तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी ना। अरे टैक्स ही नहीं पे तो ये नहीं क्रेडिट, समझा? अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो मैं टैक्स चार्ज ही नहीं करूँ. आई कैन नॉट. दैट इज व्हाट एक्चुअली आई वाज सेइंग. इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, कैन यू चार्ज टैक्स? बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू चार्ज. आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एनीवन इन द नेम ऑफ टैक्स. So if unregistered, that means he cannot charge a tax. If he cannot charge a tax, you have not paid a tax. If you have not paid a tax, where is the question of availing? Hello? Am I clear? उल्टे केस में क्या करेगा? अभी तो इसने क्या बोला? Unregistered to registered हो रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. हर एक चीज के बारे में सोचो ना, एक पे क्यों सोचना? Unregistered to registered ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो उसमें तो टैक्स चार्ज ही नहीं होगा, तो रजिस्टर को आईटीसी मिलने का क्वेश्चन ही नहीं है. रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड हो रहा है तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आईटीसी कैसे लेगा? हाँ, कहाँ लेगा आईटीसी वो? अगर आप रजिस्टर्ड हो आप, हाँ नहीं हो ना? नोटबुक खरीदी थी, स्टेशनरी से भी खरीदी हुई. नए नए क्लास है तो अच्छी नोटबुक, पहली वाली तो क्लासमेट, फिर सस्ते वाली रफ वर्क. बहुत प्लान होते हैं ना. इस बार तो मैं अच्छे से इंडेक्स भी बनाऊंगा. देन सेल्फ लिबरलाइजेशन पॉलिसी. तो आपने जब ये स्टेशनरी में जाके पेन या फिर स्केल खरीदी होगी ना? नहीं, आप रजिस्टर्ड हो क्या? नहीं हो. आईटीसी लिया आपने? क्यों नहीं ली? रजिस्टर्ड ही नहीं हो. तो अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड वाले ने टैक्स चार्ज किया है, लेकिन क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, यू कैन नॉट अवेल अ आईटीसी. सो फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एंड फॉर चार्जिंग ऑफ द टैक्स, फॉर बोथ रजिस्ट्रेशन इज मस्ट. क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि मुझे आईटीसी किसको देनी है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अगर आप किसी जगह पे अमेज़न से चलो कुछ खरीदा आपने, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना? मतलब क्या? आपको पैन बेस्ड नंबर दिया जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. तो जिसने टैक्स पे किया है उसको उतनी आईटीसी मिलती जाएगी. अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो कहाँ किसको टैक्स दें हम? अनरजिस्टर्ड हो उसका मतलब ही होता है कि आप फाइनल कंज्यूमर हो, और टैक्स का बर्डन अल्टीमेट किसको बेयर करना है? So here D is not registered, so 2500 का क्रेडिट उसको कभी नहीं मिलने वाला है. For him it is a cost. So D क्या एंट्री करेगा? 11,000 परचेज. अगर 11,000 में खरीद रहा है तो, क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिल रही है. जबकि B परचेज में 10,000 का करिएगा. So अगर ये ट्रांजेक्शन B का है तो एंट्री आएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, CGST 1,000, SGST 1,000, टू क्रेडिटर्स 11,000. अगर ये ट्रांजेक्शन D ने किया होता, वो इज अनरजिस्टर्ड, तो सीधा परचेज कितना होता? Then your entry would be right. So you need to understand, मैं वही बोला ना, हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है. भले सेम वैल्यू ऑफ गुड्स हो, भले सेम गुड्स हो, भले सेम स्टेट में आप बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है, क्या बेच रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है, कैसे बेच रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है. Every transaction has to be identified very clearly.
So meaning that if the transaction is now between registered to registered, if the transaction is between registered to another registered, then one will charge a tax and second will avail a credit. So in this case A is registered, B is registered, so we'll charge a tax. तो अभी मुझे A का सेल्स का एंट्री बताओ, चलो परचेस समझ लिया, A के लिए सेल हुआ 11,000 का, एंट्री बताओ मुझे. B account debit to how much? 10,000. Okay. CGST, 2 SGST, 1,000. So B's account debit 11,000, वो तो no doubt about it. To sales कितना? Not 11, 10, because 11 is not your money. आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी समझना है ना. आप रेवेन्यू अपनी तब रिकॉग्नाइज करोगे जब पैसा आपका है. Are you getting? आप रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करोगे जब पैसा आपका है. सो बीस अकाउंट डेबिट 12,000. आई एम सॉरी, मैं गलती लिखा रही है ना, तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, नींद में हो क्या? कब से सोचो ये 1 + 1 2 होने थे, 1 क्यों हो रहे हैं? सो बीस अकाउंट डेबिट 12,000. सेल्स कितना? 10, not 12. Why? Because this 2,000 is not money which belongs to me. This is money belongs to government. So I cannot recognize it as my revenue. Only those amount I can recognize as a revenue. So accounting भी आता है. आप समझ रहे हो? तो CMA के लिए सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? CMA करेगा क्या? कॉस्टिंग पे ध्यान देगा ना. सो इम्प्रॉपर ऐसी एंट्री डालो आप परचेज वाली. So that is an improper management of an accounting end up with increasing your cost. ITC अगर आप नहीं क्लेम की जिस पे करनी चाहिए थी तो खर्चा बढ़ गया. खर्चा बढ़ गया मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हाई. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हाई मतलब प्रॉफिट कम, सेल्स भी कम, क्योंकि आपका प्रोडक्ट महंगा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है. दूसरे वाले ने सही एंट्री की थी, उसकी कॉस्ट कम आई तो सस्ता है, तो वो ज्यादा भी बेचेगा. सो देयरफॉर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट दिस GST is a part of your curriculum because improper tax planning leads to a huge amount of taxes. Therefore, account is a part of your syllabus so that you can understand that improper accounting leads to an additional cost. Therefore, income tax is a part of your syllabus so that you need to understand that you need to pay tax to some transaction. You are not supposed to pay tax to some transaction. If you pay tax on all transactions, that increase your cost. If you don't pay tax on transaction where you need to pay, that comes with an interest penalty provisions. That again would be increasing your cost. So you have to be compliant, and within that compliant boundary, you need to do your business. So therefore, DT, IDT, account, everything is there as a part of our syllabus, including the other laws, factory, bonus, PF, ESI. अगर ये compliance नहीं करोगे आप, तो आप penalty, interest सब पे करोगे, that will increase your cost. If it is increase your cost, directly CMA के purview में आता है ये. कॉस्ट जहां पे भी आई ना, so whatever is there in your P&L, everything is under CMS purview. Whatever is increasing your cost, everything you have to monitor. और whatever is there in your balance sheet, everything you have to monitor कि ये सही ट्रीटमेंट है या नहीं है. Clear? So sales 10,000 से होगा, क्रेडिट CGST, SGST 1,000. तो अभी CGST, SGST ये कहां पे जाएगा? सेल्स तो चलो P&L में क्रेडिट साइड गया, ये CGST, SGST कहां पे जाएगा? हाँ, लायबिलिटी. कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी मतलब एनीथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू बी इन नियर फ्यूचर विद इन 12 months, नेक्स्ट 12 months, दैट विल गो इन योर करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस. सामने क्या है? करंट एसेट. तो CGST के भी 2 लेजर हुए. हेलो, समझ लो. अकाउंटिंग भी आपको इसलिए सिखा रहा हूं ना, फिर मैं देखता हूं बहुत बार फिर अकाउंटिंग कैसे होता है. अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आता है तो आप ऑडिटर कैसे बनोगे? समझ लो, आपको सब्जी काटना नहीं आता है और आपको शेफ बनना है, पॉसिबल ही नहीं है ना वो तो. सो अकाउंटिंग जब आप नहीं समझोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ट्रांजैक्शन सिस्टम में कैसे फ्लो हुआ या फिर बुक्स में कैसे फ्लो हुआ.
So there are two layers of CGST. One CGST is an ITC, which is in a current asset. Another CGST on a credit side, liability. Getting? Now for simplicity, many people does they create only one ledger. उसमें डेबिट क्रेडिट होता जाएगा, so that at the end of the month you identify कितना मुझे पे करना है. But the right approach would be what? सेल्स का लेजर अलग रखो, CGST, SGST, IGST तीनों का, और परचेस का लेजर अलग रखो. एट द एंड ऑफ द मंथ फिर सेट ऑफ करो, सेट ऑफ का एंट्री फिर डालो. उससे आपको इजी रहेगा कि भाई परचेस पे कितना मैंने टैक्स पे किया, सेल्स पे मैंने कितना टैक्स पे किया, और कितना क्या सेट ऑफ कैसे हो सकता है. तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ डिसीजन लेना है कि मुझे किसकी आईटीसी यूज करनी चाहिए, किसकी मैं कर सकता हूं, किसकी मुझे नहीं करनी चाहिए. फाइन. So this is what you need to do. Next, GST brings uniform tax structure all over India. What is the meaning of it? Uniform tax structure, what does it mean? Uniform tax structure means that the whole nation, though divided into the states, 28 states, and then there is a union territories also. So what we need to have is one CGST. CGST जैसा है एग्जैक्टली वैसा है SGST. क्यों? दोनों साथ में लगते हैं ना. तो अगर ये लॉ में कुछ लिखा है, SGST में कुछ और लिखा है, तो फिर दिक्कत आएगी. तो जैसा CGST है वैसे का वैसा ही SGST है. कोई चेंज नहीं, एक्सेप्ट सम ट्रांजिशनल प्रोविजन. ट्रांजिशनल प्रोविजन मतलब क्या? पुरानी टैक्सेशन सिस्टम से जब हम GST में आए थे, पुरानी टैक्सेशन सिस्टम मतलब क्या? CGST आने से पहले क्या था? एक्साइज सर्विस टैक्स. सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू पहले क्या थी? एक्साइज सर्विस टैक्स. वहां से हम आए CGST. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की दो रेवेन्यू बंद होगी, एक हुई स्टेट का वैट CST, वो बंद होके SGST बना. तो ये जो ट्रांजिशनल फेज था, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी आपकी क्रेडिट पड़ी है इन द नेम ऑफ एक्साइज, हो सकता है ना, जितनी भी आपकी क्रेडिट पड़ी है इन द नेम ऑफ सर्विस टैक्स, वहां पे भी क्रेडिट मिलती थी सैनवेट. तो जितना भी आपका सैनवेट का क्रेडिट है, सैनवेट का क्रेडिट मतलब क्या? GST आने से पहले आपके पास, जैसे यहाँ पे है ना ये 1000 परचेज पे पे किया, वैसा GST आने से पहले अगर आपने टैक्स पे किया है इन द नेम ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, जिसका बैलेंस अगर आपके पास है अभी, कौन से दिन? 1 जुलाई 2017 को, तो वो आप GST में लेके आओ, उसको हम कन्वर्ट करके देंगे आपको. हाँ, उसको हम आपको कन्वर्ट करके देंगे इन द नेम ऑफ CGST. अब वैट का क्रेडिट लेके आओ, उसको हम कन्वर्ट करके देंगे क्या? SGST. तो ये कन्वर्जन के प्रोविजन दोनों के अलग थे, क्योंकि सारे स्टेट के वैट लॉ अलग थे, इसलिए. अदरवाइज द होल CGST SGST एक्ट इज सेम, नो डिफरेंस एट ऑल. और जब मैं बात कर रहा हूं CGST SGST दोनों सेम है, तो SGST कौन से स्टेट का? तो सारे स्टेट के सारे SGST लॉ एक दूसरे के रेप्लिका है एज ऑफ नाउ. मतलब आप गुजरात का SGST एक्ट निकालो, SGST is a state levy. So there are how many SGST act? 28 plus 2. 28 states and 2 union territories which are to be treated as a state. Why? Because they have their own legislature. Are you getting it? So those union territories which have their own legislature are also states. कितने union territory है? मेरा भारत महान कौन सी? पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी. चंडीगढ़ इज नाउ लद्दाख. जम्मू कश्मीर इज नॉट यूनियन टेरिटरी. Come back. Jammu Kashmir has been split into two parts, Jammu Kashmir and Ladakh. Ladakh is union territory. Getting? So out of these union territories, Delhi and Pondicherry,
Chandigarh is a capital of 2 states, हरियाणा एंड पंजाब. इसलिए उसको जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट वर्डिंग्स नहीं आते हैं तब तक इट्स ए यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़. सो दिस दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर 2 union territory but have their own legislature. They have their own legislature. So for the purpose of GST only, union territories with legislature are treated as state. So Delhi would be having not UT GST, Delhi would be having SGST Act. Pondicherry will not have UT GST, it will have Pondicherry SGST Act. So 28 states जो हैं हमारे उनके लिए 28 SGST Act तो हैं ही, उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा SGST Act बनेंगे दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लिए. सो टोटल SGST Act कितने हो गए अभी 30. तो ये 30 के 30 जो SGST Act है वो सारे सेम ही है. There is no difference at all. Therefore, it becomes an advantageous to the professional like us that your client is coming in Haryana and asking some advice on an GST, you can give it. Why? Because आपने जो GST गुजरात का पढ़ा है, हरियाणा का भी वही है, पंजाब का भी वही है, महाराष्ट्र का भी वही है, मध्य प्रदेश का भी वही है, राजस्थान का भी वही है, सारे SGST सेम. Am I clear? So that is what they are saying, that GST brings uniform tax structure for all over India, for all the state. पहले ऐसा नहीं था. सीमेंट पे कोई अलग रेट पे टैक्स लग रहा है गुजरात में, कोई अलग रेट पे टैक्स लग रहा है राजस्थान पे. स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज भले सेम लगती हो बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स चार्ज करती थी. सो there was a different prices of the product in different states, which now become uniform because of the GST. Am I clear? Fine. Please come on the next page. Please go through the advantage and let me know if you have any doubt on that, because I don't want to repeat the same things again and again. Please go through the advantage and then you can ask me the doubt in case if you have. Done? Any doubt? Sure? Because I cannot repeat the things again and again. That would become boring now. So then it is the need for GST in India. This is also something which we have discussed again and again. But I'll read each and every point, and if there's something which is left out, we can touch upon it. So I'm directly coming on the first point.
नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड द सर्विस टैक्स कॉजेस डबल टैक्सेशन। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, कैसे एक्सप्लेन किया था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला था चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पहले प्रिंटर खरीद रहा है तो उस पे वैट अगर पे हुआ है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट अवेल द आईटीसी ऑफ वैट बिकॉज वैट इज अ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रजिस्टर अंडर सर्विस टैक्स लॉ व्हिच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वैट का क्रेडिट पहले नहीं ले सकता था। सिमिलरली इफ देयर इज अ डीलर हु इज रजिस्टर्ड अंडर अ वैट टेकिंग अ सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज चार्ज सर्विस टैक्स, तो ये डीलर क्योंकि वैट में रजिस्टर्ड है तो ये सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं ले सकता था। समझ में आ रही है ना बात? तो ये पहले इंटीग्रेशन नहीं था वैट का और सर्विस टैक्स का, दैट एंड अप विद डबल टैक्सेशन। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एंड देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच बोथ वैट एज वेल एज सर्विस टैक्स वैट चार्ज। सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट, तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे ना तो उस पे दोनों लगते हैं, वैट भी लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है। कंस्ट्रक्शन वैट भी लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है, मतलब लगता था। सो जब एक ट्रांजैक्शन पे दोनों टैक्स लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है, देयर इज नो कोलैबोरेशन बिटवीन देम, एंड अप पेइंग हायर टैक्स। कैसे? एक कंस्ट्रक्शन का काम है, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। सो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो चीजें होती है, there is supply of goods, cement, steel, supply of goods। तो अगर आपको अपना कोई फैक्ट्री का शेड कंस्ट्रक्ट करना है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो क्या करेगा? वो आपको सीमेंट भी सप्लाई करेगा, चलो इन द फॉर्म ऑफ वॉल, लेकिन सीमेंट सप्लाई हुआ ना उतना आपको, सीमेंट मिला ना उतना आपको, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, दैट इज अगेन अ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ दैट TMT bars and all that, in the form of tiles, in the form of electric work के जितने भी वायर्स केबल सारे होंगे वो आपको सप्लाई हुए हैं। साथ साथ उसने सर्विसेज भी दी आपको, ये सब लगाने की, कंस्ट्रक्ट करके देने की, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द सर्विसेज। तो यहाँ पे तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी हुआ। आपने एक ही बंदे को काम दिया है कि भाई मुझे नहीं जानना है, तू तेरे हिसाब से सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स लेके आना, कंस्ट्रक्ट करके मुझे ये शेड चाहिए, दैट्स इट। तो सर्विस भी तुझे देनी है, सप्लाई भी आपको ही करना है गुड्स का। तो ये केस में तो दोनों सप्लाई हो रहा है, सर्विस भी हो रही है और गुड्स भी हो रहा है। कौन सा टैक्स लगा है? और उसने तो हमें बोल दिया, प्रॉब्लम कब आता है मैं आपको बताता हूँ। उसने बोल दिया कि मैं आपको ये फैक्ट्री शेड बना के दूंगा 10 लाख रुपए में। उसमें क्या आ गया? उसका लेबर चार्जेस भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। होता है ना, हम घर पे भी कंस्ट्रक्शन ऐसा ही करते हैं। अगर आपको नया घर बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग काम को, घर को रिनोवेट करना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा ठीक है, आई विल चार्ज 1300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, 1300 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अभी आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो वो 13 लाख हो जाएगा। तो 13 लाख में आपको थोड़ी पता है कि उसने कितने रुपए का मटेरियल यूज किया है, वो थोड़ी आपको बताएगा अभी, वरना मार्जिन फिर बार्गेन करने बैठोगे तो वो नहीं बताएगा आपको। वो बोलेगा 1300 में पूरा काम आप मुझे दे दो, फिर मेरा लुकआउट है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कितने पैसे बचा रहा हूँ, कहाँ से लेबर ला रहा हूँ, कितना लेबर चार्जेस, कितना मटेरियल का, आप 1300 दे दो मुझे। सो वो भी नहीं बताएगा, आप भी नहीं पूछोगे, हमें क्या जान के काम है। दिक्कत आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर को। क्या दिक्कत आएगी? वो 1300 में से या फिर 13 लाख में से कितनी वैल्यू पे वो वैट पे करे, क्योंकि सेल भी हुआ, और कौन सी वैल्यू पे वो सर्विस टैक्स पे करे। ये पुराने रिजिम की बात है। अब ये दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों अभी एक ही कुर्सी में बैठ गए, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों आ गए अभी जीएसटी में। तो अब ये दिक्कत नहीं है बाइफर्केशन बिटवीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। लेकिन ये 1300 या 13 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से कौन सी अमाउंट पे हम वैट पे करें, कौन से अमाउंट पे हम सर्विसेज टैक्स पे करें। तो वहां पे क्या बोलते थे पता है गवर्नमेंट, कि आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसके 70% पे आप वैट पे करो। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला 70% वैल्यू पे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का, तो उसके 70% कितना हुआ? 7 लाख। 7 लाख पे आप क्या पे करो? वैट पे करो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया, हाँ बोला सही है, चलो कर देते हैं। तो अभी बाकी के
तो वो थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि बाकी के 3 लाख पे पे कर दो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 40% इज अ सर्विस पोर्शन। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 70% इज द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये क्या बात हुई, 7 + 4 हुए, ये तो मेरे को मिले ही 10 लाख है। ये होता था, बहुत बार होता था। And therefore, why this is happening? Because there is no integration between VAT and service tax. Therefore, this is what was happening. And I can tell you all these examples because I'm in practice. So that is an added advantage too. It's not just an academic which you're going to learn. Practically क्या दिक्कत आती है, practically कैसे solution लाते हैं, that is also you will learn. Fine? So that's the first point. I'm not reading the paragraphs and all that. That you can do at your home. Point number 2 पे आते हैं. नो सैंडविच क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू द डीलर। ये क्या बात कर रहे हैं, एक्साइज लगती है कब, मैन्युफैक्चरिंग पे। उसके बाद मैं कल बोल रहा था ना कि अगर डीलर के पास आ गया तो वो एक्साइज की क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो एक्साइज की क्रेडिट तो कहाँ रहती थी, सिर्फ मैन्युफैक्चर लेवल पे रहती थी। जैसे डीलर के पास आया तो डीलर तो खुद मैन्युफैक्चर है नहीं, तो वो एक्साइज का क्रेडिट ही नहीं ले पाता था। सो दैट अगेन, आप जब क्रेडिट नहीं ले पाते हो तो परचेस का एंट्री फिर होगा 12,000। आप जब क्रेडिट ले पाते हो तभी परचेज वुड बी 10,000। सो परचेज आप 12,000 कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है, दैट यू आर चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस, एंड द मोमेंट यू आर चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस, कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट हुआ। और एक्साइज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही लगता है, तो वहां ही रहेगा, नीचे जो सेल्स लेवल पे वो पहुंचता ही नहीं था बेचारा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट रहती ही थी। Am I clear? That is the second point. उसके सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, मैं ज्यादा अब नहीं खींच रहा हूँ, इतने तक पढ़ के आना। पॉइंट नंबर 4 से मैं कल स्टार्ट करूंगा और ये आगे में से पूछूंगा मैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर।